स्वागत है स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का ब्रह्मिक डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं सौरभ नामदेव। एमपीपीएससी एफएसओ एग्जामिनेशंस में आज जिस चैप्टर को हम डील करने वाले हैं वो चैप्टर इस शख्सियत के इर्द गिर्द घूमने वाला है। जी हाँ, ये वो व्यक्ति हैं जिनका नाम है एडवर्ड बुकनर, और एडवर्ड बुकनर ने ही इस दुनिया का सबसे पहला एंजाइम जिसका नाम है जाइमेज उसकी खोज की थी। अब आप में से कई लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि डाइजेशन चैप्टर अर्थात पाचन और अवशोषण एक चैप्टर दिया है, उसकी शुरुआत इनसे क्यों हुई है। तो दरअसल में स्टूडेंट एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं, पहले ही बता दूं कि पाचन तंत्र का असल मतलब होता है जितने भी एंजाइम पाचन तंत्र में यूज़ होते हैं, एंजाइम एंजाइम बोल रहा हूँ, हार्मोन नहीं, एंजाइमों का यूज़ है। जो फूड आप खाते हैं उसकी एंजाइम से रिएक्शन है पाचन। मतलब डाइजेशन चैप्टर में हमको एंजाइमों और एंजाइमों के बारे में ही पढ़ना है, और यहीं से दुनिया का पहला एंजाइम जाइमेज एडवर्ड बुकनर ने खोजा था। तो थोड़ा सा लिंक ईजिली हो सके, चीज़ें जुड़ सकें, आप समझ सकें, इसलिए इसको मैंने किया शुरू। तो चलिए आइए बिना देरी किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं हम। और आज के सेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से कि यूनिट 1, और यूनिट 1 में ऑलरेडी ये जो टॉपिक हैं इसमें से जो स्पेशली आपको दिख रहा है मेटाबॉलिक मार्ग, पाचन और अवशोषण, मतलब कुल मिला के इस चैप्टर में हमको पाचन तंत्र से संबंधित बेसिक सीखना है। और पाचन तंत्र से संबंधित बेसिक का मतलब है जितने एंजाइम परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन, उनका फंक्शन यदि आपको आता है तो आप ये मानिए एक क्वेश्चन जो है वो आपके पॉकेट में है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आपको अगर मेरी बात पे बिलीव नहीं है, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, आप पाएंगे एक क्वेश्चन पूछा गया जो आपसे अभी बन जाएगा, पेप्सिन का कार्य, प्रोटीन का ब्रेकडाउन। तो कहने का सीधा सा मतलब है स्टूडेंट कि मेटाबॉलिक मार्ग, पाचन और अवशोषण में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज से हो रहे थे कि सर इसमें क्या पढ़ना है। बेटा डाइजेशन सिस्टम पढ़ना है, क्लियर है। तो मैं अब शुरू कर रहा हूँ पाचन तंत्र। हालांकि उसको उन्होंने टॉपिक मेटाबॉलिक मार्ग या मेटाबॉलिक पाथवे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के नाम से दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका मीनिंग वही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टोरी की। सबसे पहले पाचन तंत्र की हम बात करते हैं। क्या होता है पाचन तंत्र? तो जब भी पाचन तंत्र के बारे में जिक्र आता है तो आप लोग कुछ ऐसा समझते थे। तो जो आपकी समझ है मैं वहीं से चीज़ों को शुरू कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, अपने तरीके से चीज़ें बताऊँगा तो आपको असल में समझ में आएंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट यदि हम बात करते हैं कि पाचन क्या है, तो देखिए जो आप लोगों ने पढ़ा है मैं वहीं से शुरू करता हूँ। आप सब लोगों ने पाचन के बारे में शुरुआत में ये पढ़ा होगा कि जटिल भोज्य पदार्थ, जैसे आप लोग जो खाना खाते हैं उस खाने में स्टार्च होता है ना, उस खाने में प्रोटीन होती है। स्टार्च का मतलब है स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का मतलब ऑलरेडी प्रोटीन है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और तीसरा है वसा। तो आपका जो भी खाना होता है उसमें रोटी के रूप में, रोटी हो गई मतलब चपाती और चावल, ये हो गया स्टूडेंट स्टार्च। दाल अगर आप यूज करते हैं तो ये हो गई प्रोटीन, और स्पेशली सोयाबीन। वसा के रूप में स्टूडेंट या तो आपके घरों में तेल यूज होता होगा सब्जियों को फ्राई करने के पर्पस पे, या तो घी यूज होता होगा। तो ये जो चीज़ें जनरली हमारी जो थाली है, भोजन थाली है, उसमें स्टार्च, प्रोटीन और फैट तो होता ही होता है। यही स्टूडेंट जटिल भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। और इन्हीं जटिल भोज्य पदार्थों को दो चीज के जरिए, तो जटिल भोज्य पदार्थों को जिन दो चीज के जरिए, उनमें से पहली जो चीज है वो है वाटर, जिसका रूल सिर्फ 5% है, और दूसरी जो चीज है उसका नाम है एंजाइम।
तो स्टार्च, प्रोटीन और फैट मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, जटिल भोज्य पदार्थ एंजाइम के कारण या एंजाइम की उपस्थिति से यदि इसमें परिवर्तित हो जाए, किसमें परिवर्तित हो जाए, सरल भोज्य पदार्थ में, है ना, तो इस प्रक्रिया को डाइजेशन कहते हैं। मतलब डाइजेशन जो है जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तन है, ऐसा आपने पढ़ा है। और इस प्रक्रिया में जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करने में जो चीज़ मदद करती है स्टूडेंट, वो कोई और नहीं बल्कि वो कौन सी चीज़ है, एंजाइम है। और यहाँ सरल भोज्य पदार्थ से मतलब है कि आप स्टार्च को एंजाइमों के जरिए ग्लूकोज में ब्रेक करते हैं, प्रोटीन आप खाते हैं वो आपके शरीर के अंदर जाता है और एमिनो एसिड बनाता है। इसी तरह से आप फैट खाते हैं तो वो बनता है स्टूडेंट फैटी एसिड और साथ ही साथ में ग्लिसरॉल। ये चीज, ये है पाचन। तो पाचन दरअसल में एक मैकेनिकल प्रक्रिया है, एक यांत्रिक क्रिया है जिसमें दांत फूड मटेरियल को, वो भी जटिल भोज्य पदार्थों को लेते हैं और फिर जटिल भोज्य पदार्थ एंजाइमों की क्रिया के द्वारा सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित होते हैं। इस प्रक्रिया को पाचन या इस प्रक्रिया को डाइजेशन कहते हैं स्टूडेंट। मतलब आपसे अब कभी भी लाइफ में पूछा जाए कि डाइजेशन या पाचन क्या है, तो आप कहेंगे जो जटिल भोज्य पदार्थ है, मतलब ये सारी जो चीज है ये वाली, इसको आप कहिए भोजन, मतलब फूड, है ना। और भोजन की क्रिया इसके द्वारा होना, ये चीज। तो भोजन की क्रिया यदि इसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, एंजाइम के द्वारा, इसी प्रक्रिया को हम डाइजेशन कहते हैं या पाचन कहते हैं। तो अब आपको लाइफ में हमेशा पाचन की ये डेफिनेशन याद रखनी है, ये वाली डेफिनेशन। जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तन पाचन कहलाता है। इस प्रक्रिया में एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो फूड की एंजाइम से क्रिया ही डाइजेशन कहलाती है, जिसमें डाइजेशन प्रक्रिया में जो एंजाइम होते हैं वही जटिल भोज्य पदार्थों को सरल में तोड़ देते हैं। ये है स्टूडेंट डाइजेशन। ठीक है, मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा होगा कि जो डाइजेशन प्रक्रिया है उसमें जो भोज्य पदार्थ आप खा रहे हैं वो जटिल भोज्य पदार्थ हैं और जटिल भोज्य पदार्थ ही एंजाइम से क्रिया करके एंजाइम इन जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ देता है और यही प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तो पाचन का बेसिकली जो मीनिंग है वो आपको क्लियर हो गया होगा या समझ में आ गया होगा। तो यही चीज जो मैंने अभी समझाई, यही मैंने डायग्राम बना के रखा है ताकि आप समझें। जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थों में जिनके जरिए परिवर्तित होते हैं उस विषय वस्तु का नाम एंजाइम है। डाइजेशन चैप्टर में हमको पूरी की पूरी जो एक्टिविटी देखनी है स्टूडेंट, वो यही देखनी है कि स्टार्च जो हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है और जो फैट होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। याद रहेगा ये चीज। तो ये है डाइजेशन। अब इसमें जो भी जटिल भोज्य पदार्थ हैं स्टूडेंट, उस पे यदि एंजाइम वर्क करते हैं और उन्हें अगर इस तरह से तोड़ देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है जटिल भोज्य पदार्थ है, अगर वो शुगर मतलब ग्लूकोज में टूट जाए, प्रोटीन जटिल भोज्य पदार्थ है अगर वो अमीनो एसिड अर्थात सरल यूनिट में टूट जाए, अगर तेल या घी जटिल भोज्य पदार्थ है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अर्थात सरल भोज्य पदार्थों में टूट जाए। यही है डाइजेशन। मतलब फिर बता रहा हूँ, लास्ट बता रहा हूँ, डाइजेशन प्रोसेस में स्टूडेंट सिर्फ एंजाइमों की एक्टिविटी से ही क्वेश्चन बनने हैं एफएसओ में, बाकी कुछ से नहीं क्वेश्चन बनने हैं। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक चीज, कि माउथ पढ़ाऊंगा तो टीथ भी बताऊंगा, टंग भी बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन एंजाइम से बनेंगे, क्योंकि डाइजेशन का मतलब ही होता है फूड इनटू एंजाइम। ठीक है, तो चलिए अब हम
सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एंजाइम क्या कहलाते हैं। डाइजेशन चैप्टर को यदि हम पढ़ रहे हैं तो फूड की एंजाइमों से क्रिया यदि हो रही तो पहले हमें एंजाइम पढ़ना जरूरी होगा। तो एंजाइमों के बारे में एक बेसिक चीज यदि मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, और यहाँ आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप थोड़ी इसको अच्छे से पढ़िएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। स्टूडेंट, आप लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में प्रोटीन का जिक्र सुना होगा। प्रोटीन दरअसल में एक ऐसी संरचना होती है जो बहुत सारे, यहाँ एन का मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर बनती है। अभी मैं ये चीज आपको दिखाऊंगा भी। मतलब प्रोटीन बहुत से अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। अमीनो एसिड 2 या 2 से ज़्यादा अगर हैं तो बीच में एक बंध पाया जाता है स्टूडेंट, और वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कौन सा बंध? उस बंध का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको CONH के नाम से जाना जाता है। तो अमीनो एसिड यूनिट के बीच में पेप्टाइड बंध लगता है, पेप्टाइड बॉन्ड लगता है। और इस पेप्टाइड बॉन्ड में यदि आप देखेंगे तो मेन एलिमेंट आपको दिख रहा होगा ये चीज, मतलब मुख्य जो तत्व दिख रहा होगा आपको नाइट्रोजन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए। मुख्य तत्व, वैसे तत्व तो और भी हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, लेकिन मुख्य तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। और इसी नाइट्रोजन की वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। अब एक चीज आप अपने दिमाग में सेट करिए स्टूडेंट, जो मैं हमेशा बताता हूं क्योंकि ये बेसिक है। याद करिए, आपने प्रोटीन खाई, ठीक है? जब आप प्रोटीन खाते हैं तो फिर प्रोटीन आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है। ये बचपन से आपने पढ़ा है। अब आप सच्चाई देखिए, प्रोटीन n नंबर ऑफ एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, और एमिनो एसिड के अंदर होता है पेप्टाइड बॉन्ड, और उस पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर होता है नाइट्रोजन, जो कि एक नॉन मेटल है, जो कि एक अधातु है। स्टूडेंट, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोटीन की वजह से नहीं होती, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोटीन के अंदर उपस्थित, एमिनो एसिड के अंदर उपस्थित, पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर उपस्थित नाइट्रोजन की वजह से होती है। नाइट्रोजन है वो एलिमेंट जो प्रोटीन के फंक्शंस को दरअसल में परफॉर्म करता है, लेकिन वो खुद हो जाता है नींव की ईंट, और ये चीज जो है ये मंदिर का कंगूरा हो जाती है, जिसको सब देखते हैं, सबको पता है। लेकिन आज के समय पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नींव की ईंट की तरफ चल पड़े हैं, इसलिए वो क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोटीन का मेन एलिमेंट कौन सा है। यहाँ मेन एलिमेंट का मतलब है जो मेन फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेन फंक्शनिंग के लिए उत्तरदायी है, अर्थात नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा ये चीज। इसी तरह से बिल्कुल इसमें कोई भी चेंज नहीं करूंगा। आप स्टूडेंट इस चैप्टर में अब मेरे द्वारा पढ़ेंगे एंजाइमों के बारे में। तो जो एंजाइम होते हैं वो भी n नंबर ऑफ एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अरे ये तो सिमिलैरिटी हो गई, बिल्कुल है भी सिमिलैरिटी। अब चूंकि अमीनो एसिड में पेप्टाइड बंध लगता है तो फिर सेम टू सेम है कि जो एंजाइम होते हैं उनके बीच में भी कौन सा बंध लगेगा? अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बंध लगेगा। और यदि पेप्टाइड बंध लगेगा तो याद करिए, मुख्य तत्व जैसे नाइट्रोजन था उसी तरह से यहां पर भी N2 ये जो है ये अधातु तत्व हो जाएगा। भाई नाइट्रोजन नॉन मेटल है ना, अधातु तत्व है, और यही नाइट्रोजन जो है ये क्या है? मुख्य तत्व है या मेन एलिमेंट है। अब जो चीज मैं बोलूंगा इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है और आप इसी बेसिक को मिस कर देते हैं। प्रोटीन का काम क्या है? बच्चा बच्चा बता देता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट, एंजाइम का काम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, जो एंजाइम होते हैं इनको जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। एंजाइम को बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। और जैव उत्प्रेरक का मतलब होता है हमारे शरीर में जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन हो गई, श्वसन हो गई, उत्सर्जन हो गई, इनको जरूरत के हिसाब से तेज कराना
और धीमा कराना, ये काम होता है एंजाइम का। इसलिए तो एंजाइम के लिए देखिए कौन सा वर्ड यूज किया है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब है, उत्प्रेरक का मतलब होता है जो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा दे या तो अभिक्रिया की दर को या तो घटा दे। तो जैसी जरूरत है बॉडी को उस हिसाब से वो तेज कर दे मेटाबॉलिज्म। ये होता है असल मायने में एंजाइम का काम। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, प्रोटीन में उपस्थित नाइट्रोजन यदि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है तो एंजाइम में उपस्थित जो नाइट्रोजन है वही ये फंक्शन कराएगा। और यही स्टूडेंट मेन चीज है। मतलब जितने भी एंजाइम आप पढ़ेंगे, ज़्यादातर एंजाइम अमीनो एसिड से मिलकर बने होंगे, और जो चीज़ अमीनो एसिड से मिलकर बनती है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड जरूर होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड और अमीनो एसिड से बने होने के कारण एंजाइम जो हैं वो एक प्रकार की प्रोटीन है, हम ऐसा मान सकते हैं, एक प्रकार की ही प्रोटीन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। समझ में आ गया क्यों? ये है स्टूडेंट स्टोरी। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको क्या करना है, एंजाइमों के बारे में हमने तो समझ लिया। अब इस इमेज में आप देखिए, आपको साफ साफ दिखेगा, जैसे ये प्रोटीन की पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है स्टूडेंट, ये प्रोटीन की पूरी आपको चेन दिख रही है ना। तो प्रोटीन जो है ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिस पर मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये पूरी प्रोटीन है। प्रोटीन किन से मिलकर बनती है? तो जो बबल्स आप देख रहे हैं यही बबल्स कहलाते हैं अमीनो एसिड। तो दरअसल में प्रोटीन जो है वो n नंबर ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अब आप खुद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक अमीनो एसिड की सच्चाई ये है और ये उसी के बाजू से दूसरे अमीनो एसिड की सच्चाई ये है। तो पहले मैं आपको दो चीजें एकदम क्लियर कर दूं कि जो अमीनो एसिड होता है उसे ज्विटर आयन कहते हैं, या अमीनो एसिड को उभयधर्मी यौगिक कहते हैं। क्यों कहते हैं पहले आप इसे समझ लीजिए। तो मैं यहाँ वो वर्ड लिख दे रहा हूँ जो आपके काम का है। इनमें से किसे ज्विटर आयन कहते हैं, याद रखिएगा, ज्विटर आयन या उभयधर्मी यौगिक। ये चीज किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा अमीनो एसिड को कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, अब इसके बारे में आप खुद ही समझ लीजिए तो आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखिए देखिए, जो एक अमीनो एसिड होता है उसमें एक क्षारीय ग्रुप पाया जाता है जिसका नाम है अमीनो ग्रुप। मतलब अमीनो एसिड में एक क्षारीय ग्रुप होता है और ये क्षारीय ग्रुप नाइट्रोजन की वजह से बेसिक नेचर का होता है। मतलब अमीनो जो ग्रुप होता है इसकी प्रकृति कैसी है स्टूडेंट? इसकी प्रकृति है क्षारीय। इसी तरह से जो COOH है इसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं और यही कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये किस नेचर का होता है स्टूडेंट? अम्लीय प्रकृति का होता है। अब आप ही मुझे बताइए स्टूडेंट, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। 2 मिनट के लिए मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। क्या बन गया स्टूडेंट? क्या बन गया? मीथेन बन गया भाई। सी हो गया सेंटर में और बाकी 4 H हो गए। ठीक है, क्या बन गया? मीथेन। तो एमिनो एसिड की व्युत्पत्ति काहे से हुई है, कौन से तत्व से हुई है? तो कार्बनिक श्रेणी का पहला तत्व मीथेन। याद रखिएगा क्वेश्चन है एफएसओ में कि अमीनो एसिड की, या अमीनो एसिड ही बनते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन की व्युत्पत्ति काहे से हुई है? इसी से हुई है, याद रहेगा, मीथेन से। तो यहाँ एक साइड अम्लीय ग्रुप हो गया, एक साइड क्षारीय ग्रुप हो गया। और आपने बचपन में कभी न कभी पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन के पास एक अंकी इलेक्ट्रॉनों का युग्म होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके पास? नाइट्रोजन के पास। इसी वजह से नाइट्रोजन बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए,
जब दो अमीनो एसिड मिलते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जब दो अमीनो एसिड मिलते हैं तो हमेशा जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो निकल जाता है। दो अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल माइनस हो जाता है और फिर जो बॉन्ड बनता है उसका नाम है CONH। इसी को याद करिए, मैंने पेप्टाइड बॉन्ड बताया है आपको, CONH। और इस तरह से ये वाटर निकलने की वजह से दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए और इसी तरह का स्ट्रक्चर ये बनता चला जाता है। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन सिंपल बनेगा, प्रोटीन अमीनो एसिड के किसकी वजह से बनते हैं? डिहाइड्रेशन प्रक्रिया की वजह से बनते हैं, निर्जलीकरण प्रक्रिया की वजह से बनते हैं। क्योंकि जब भी दो अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड तो बनता है, वाटर मॉलिक्यूल हमेशा निकलता है। मतलब प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड द्वारा निर्जलीकरण प्रक्रिया का परिणाम है। निर्जलीकरण प्रक्रिया की वजह से बनते हैं कौन? अमीनो एसिड और प्रोटीन। इसी तरह से अब जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ई जैसा स्ट्रक्चर, यही एंजाइम है, यही एंजाइम है। और एंजाइमों के अंदर जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पेंटागोनल स्ट्रक्चर, यही तो दरअसल में अमीनो एसिड है। और आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आप देखिए ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड बीच में एक बॉन्ड के द्वारा अटैच है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। मतलब कहानी एकदम सिंपल है कि चाहे प्रोटीन हो वो भी अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं और चाहे एंजाइम हो वो भी n नंबर ऑफ अमीनो एसिड का ग्रुप ही है रियल मायने में। तो ये स्टोरी है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, अब अगर कोई आपसे पूछे कि आपको पढ़ना है डाइजेशन चैप्टर, और डाइजेशन चैप्टर यदि आप पढ़ोगे स्टूडेंट तो जल्दी से बता दीजिए कि वो व्यक्ति कौन है जिसको कहा जाता है एंजाइमों का जन्मदाता। क्योंकि पाचन प्रक्रिया का मतलब आप मेरे मुंह से ये एक नहीं 1000 बार सुनेंगे स्टूडेंट, और मुझे नहीं मालूम कि आपने इसके पहले पाचन की क्या वैल्यू सुनी है, लेकिन आप हमेशा यही सुनेंगे कि मैं जब भी बोलूँगा पाचन, पाचन तंत्र, तो इसका मतलब है कि जो भी फूड आप खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड है, स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है, उसकी एंजाइम से रिएक्शन। तो यही है असल मायने में डाइजेशन का मीनिंग, ठीक है। अब सुनिए मुद्दे की चीज। अगर कोई आपसे पूछे कि पाचन प्रक्रिया में एंजाइम ही एंजाइम यूज होते हैं तो बताइए सबसे पहला एंजाइम किसने खोजा था? ये उस व्यक्ति का इमेज है, इनका नाम है एडवर्ड बुकनर। ये आपको दिख रहा होगा, एडवर्ड बुकनर। और एडवर्ड बुकनर जो हैं इन्होंने ही एक सूक्ष्म जीव है स्टूडेंट, कभी ना कभी आपने नाम सुना होगा सूक्ष्म जीव का, यीस्ट। ये वही सूक्ष्म जीव है यीस्ट जिसकी कोशिका भित्ति, मैं यहाँ साफ साफ लिख दे रहा हूँ, जिसकी सेल वॉल, सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एफएसओ में इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तो यीस्ट की जो कोशिका भित्ति होती है वो इससे मिलकर बनी होती है स्टूडेंट। काय से मिलकर बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है। और यीस्ट में जो संग्रहित भोजन होता है, जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, तो यीस्ट में जो संग्रहित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन होता है। कौन सी चीज होती है? ग्लाइकोजन होता है, ये चीज। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता रहा था कि यीस्ट जो है, इसी यीस्ट में से जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यदि आप यीस्ट का कभी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट यीस्ट का, ये ऐसा स्ट्रक्चर। तो इसी यीस्ट में से एक एंजाइम है। अच्छा, यीस्ट जो है ये कवक वर्ग में आता है जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। मतलब यीस्ट जो है स्टूडेंट वो एक सूक्ष्म जीव है जो फंगई क्लास में आता है। तो यीस्ट में से ही एडवर्ड बुकनर ने जाइमीज एंजाइम निकाला था, और यही जाइमीज एंजाइम इस दुनिया का सबसे पहला एंजाइम है, या इसी को हम वर्ल्ड फर्स्ट एंजाइम कहते हैं। तो वर्ल्ड फर्स्ट एंजाइम कौन सा है स्टूडेंट? नाम है जाइमीज। और इसी जाइमीज एंजाइम की वजह से ब्रेड इंडस्ट्री और बेकरी इंडस्ट्री जबरदस्त बूम करी है, ये तो आपको पता होगा। और
जो ब्रेड इंडस्ट्री या बेकरी इंडस्ट्री, मतलब जो ब्रेड बनाने वाली बेकरी है और जो शराब बनाने वाली इंडस्ट्री है, उन्होंने जबरदस्त जो बूम किया है वो किसकी वजह से किया है? जाइमेज एंजाइम की वजह से किया है। अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूँ, आप चीज़ें देख लो। यीस्ट की कोशिका भित्ति काय की बनी है, संग्रहित भोजन क्या होता है। ये जो संग्रहित भोजन होता है ना यीस्ट के अंदर, ये हमारे लीवर के अंदर भी संग्रहित होता है, ये वही ग्लाइकोजन है। तो ये यीस्ट में मतलब कवकों में और मनुष्यों में मतलब जंतुओं में समानता है एक, कि हमारे अंदर भी संग्रहित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है लीवर में, और इनके अंदर भी संग्रहित भोज्य पदार्थ जो है वो ग्लाइकोजन होता है। याद रहेगा ये चीज़। अब पहला एंजाइम जाइमेज है, दो इंडस्ट्रियां इसकी वजह से उठकर खड़ी हो गई। अब मैं यहाँ जाइमेज का काम बता रहा हूँ स्टूडेंट, वो इसलिए क्योंकि आप एफएसओ का पेपर देखोगे तो पिछली बार ही क्वेश्चन आया है। आप यदि एफएसओ का पेपर देखेंगे तो लास्ट टाइम ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्या क्वेश्चन मिलेगा? देखिए मैं आपकी मदद करता हूँ। जो जाइमेज एंजाइम है, ध्यान रखिएगा, ये एंजाइम है, तो ये ई फॉर एंजाइम लिख दिया स्टूडेंट। और ये एंजाइम कहाँ से मिलता है? यीस्ट से। यीस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? खमीर बोलते हैं। तो ये हो गया खमीर, और ये हो गया वाई, वाई का मतलब हो गया यीस्ट। और ये क्या है स्टूडेंट? ये सूक्ष्म जीव है, कवक वर्ग में आता है। तो सूक्ष्म लिख दिए तो आप समझ जाएंगे ना। अब सुनिए मुद्दे की चीज। जाइमेज एंजाइम जो है ये क्या करता है, कलर चेंज कर रहा हूं और जो लिख रहा हूं यही क्वेश्चन है। जाइमेज एंजाइम, चाहे ब्रेड बनाना हो आपको, चाहे शराब बनाना हो आपको, दोनों ही सूरत हाल में जो जाइमेज एंजाइम है वो इस चीज को, इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट, ग्लूकोज को, जिसको कई किताबों में हम ऐसा भी लिख देते हैं स्टूडेंट, शर्करा को, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसमें बदल देता है, C2H5OH प्लस CO2 में बदल देता है। और ऐसी प्रक्रिया जिसमें ये चीज यूज नहीं होती, ऑक्सीजन यूज नहीं होती, उसे कहते हैं किण्वन प्रक्रिया, उसे कहते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। देखिए क्वेश्चनों का जखीरा शुरू हो गया इसमें, कि ब्रेड और शराब बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जाइमेज एंजाइम का। कौन से सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करते हैं? खमीर। और खमीर की जो वैरायटी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविएसी। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी दरअसल में यीस्ट का नाम है या खमीर का नाम है, जिसका उपयोग करते हैं हम, चाहे ब्रेड बनाते हैं, शराब बनाते हैं। और ये सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी कवक क्या करता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और साथ ही साथ में कुछ मात्रा में CO2 निकलती है। ये एफएसओ का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, कि किण्वन, जब ब्रेड और शराब का किण्वन किया जाता है तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, याद रखिएगा यही सूक्ष्म जीव का नाम पूछा गया था। मैं इसको डब्बे में बंद कर दे रहा हूं। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी मतलब कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा और किण्वन प्रक्रिया का क्या उत्पाद बनता है। तो देख लीजिए किण्वन प्रक्रिया का क्या उत्पाद बनता है। मतलब ये क्वेश्चन था स्टूडेंट, एक ही क्वेश्चन में दो चीजें पूछनी थी उन्होंने, और ये भी क्वेश्चन था ये चीज। तो मेरे को लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जाइमेज एंजाइम जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के अंदर से निकलता है, यही ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट करता है। इसी वजह से तो जब आप ब्रेड देखते हैं तो ब्रेड में छोटे छोटे पोर दिखाई देते हैं आपको। ये पोर का मतलब है कि उसी में से CO2 बाहर एवेपोरेट हुई है या उसी में से CO2 बाहर निकली है। ये है कहानी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, अब हम चूंकि बेसिक कवर कर चुके हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ साइड हो जा रहा हूँ जिसमें आप इसको देख सकते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे डाइजेशन सिस्टम की,
तो उस डाइजेशन सिस्टम में जो बेसिकली हमको देखना है, लेकिन उसके पहले आप वही चीज़ देख लो कि जो ग्लूकोज है उसको यीस्ट मतलब सैक्रोमाइसिस सेरेबिएसी एथेनॉल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। जो शुगर होती है जिसे हम ग्लूकोज कह रहे हैं, उसी के साथ यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेबिएसी मिलता है और किण्वन प्रक्रिया के द्वारा एथेनॉल और CO2 बनता है और इस तरह से ब्रेड इंडस्ट्री और वाइन इंडस्ट्री सर्वाइव हो रही है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब यहीं पर मैंने दो चीजें और रख दी हैं स्टूडेंट। कौन सी दो चीजें और रख दी हैं कि जो किण्वन प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में जाइमेज एंजाइम यूज होता है, उस प्रक्रिया की खोज किसने की है? तो किण्वन प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी साइंटिस्ट ने की है जिसका नाम है लुईस पास्चर। और लुईस पास्चर ने साल 1857 में किण्वन प्रक्रिया खोजी है। स्टूडेंट, लुई पास्चर ये वही व्यक्तित्व है जिन्होंने रेबीज का टीका खोजा है, जिसको हाइड्रोफोबिया का टीका कहते हैं। ये लुई पास्चर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दूध का पास्चुरीकरण या स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोसेस खोजी है। ये लुई पास्चर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टम, जिसको वनस्पति जगत का या पादप जगत का जोकर कहते हैं, उसको खोजा था। मतलब लुई पास्चर के नाम बहुत सी अचीवमेंट है। किण्वन प्रक्रिया खोजा, रेबीज का वैक्सीनेशन खोजा, पास्चराइजेशन मेथड खोजा, माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टम खोजा, ये है वो चीज़। तो याद रखिएगा कि जाइमेज एंजाइम की ज़रूरत जो है वो किस प्रक्रिया में पड़ती है? किण्वन प्रक्रिया में पड़ती है। याद रहेगा ये चीज़। और एडवर्ड बुकनर जो है वो जर्मन साइंटिस्ट हैं। उनको 1907 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। किस चीज़ के लिए? क्योंकि ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये सिर्फ लाइन नहीं है, यही तो है ब्रेड इंडस्ट्री और वाइन इंडस्ट्री की सोल। ब्रेड इंडस्ट्री और वाइन इंडस्ट्री की आत्मा लिखी हुई है। क्योंकि ब्रेड बनाने के लिए भी हम ग्लूकोज लेते हैं और जाइमेज एंजाइम और सैक्रोमाइसिस सेरेबिएसी, जिसको बेकर्स यीस्ट कहते हैं, वो उसे एथिल अल्कोहल में बदल देते हैं और इस प्रोसेस में जब CO2 निकलती है तो परफोरेशन हो जाता है ब्रेड में। वहीं जब हम शराब बनाते हैं तो जो फ्रूट जूस लेते हैं उसमें भी ग्लूकोज होता है। उसी में जाइमेज एंजाइम आता है सैक्रोमाइसिस सेरेबिएसी की हेल्प से, और जाइमेज इस ग्लूकोज को या फ्रूट जूस को एथिल अल्कोहल में बदल देता है और साथ ही साथ में CO2 जो है वो निकलती है या बुलबुलों के रूप में रहती है। ये है स्टूडेंट कहानी। तो क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ है इसलिए बेसिक कराया, अदरवाइज मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें मैं ना बताऊं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका बेसिक उतना बेहतर नहीं है मैं उनका भी ध्यान रख रहा हूं, और ऐसे स्टूडेंट जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है उनका भी बराबर ध्यान रख रहा हूं। कैसे? जाइमेज एंजाइम जो है ये सैक्रोमाइसिस सेरेबिएसी यीस्ट से निकलता है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेबिएसी जो यीस्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, ये अगर ब्रेड इंडस्ट्री में यूज होता है तो इसको बेकर्स यीस्ट कहते हैं, और सैक्रोमाइसिस सेरेबिएसी अगर शराब इंडस्ट्री में यूज होता है तो इसको हम ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं। अब ये उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं चीजें। ठीक है, चलिए। तो कहानी यहां से शुरू होती है कि जब हम बेकरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, बेकरी इंडस्ट्री को हिंदी में नान बाई की भट्टी कहते हैं। तो बेकरी इंडस्ट्री के जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो आटे को सड़ाना पड़ता है। आटे को सड़ाते हैं स्टूडेंट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। मतलब कौन सी प्रक्रिया? किण्वन प्रक्रिया। और दूसरी चीज, जब हमको शराब बनाना होती है तब भी हम फ्रूट जूस को या फलों के रसों को सड़ाते हैं। कौन सी प्रक्रिया? ऑक्सीजन की एब्सेंस मतलब किण्वन प्रक्रिया। मतलब दोनों ही जो उद्योग हैं, बेकरी इंडस्ट्री और वाइन इंडस्ट्री, इन दोनों को इस सूक्ष्म जीव का सैक्रोमाइसिस सेरेबिएसी का थैंक करना होगा, और सैक्रोमाइसिस सेरेबिएसी के अंदर से एक एंजाइम निकलता है जाइमेज, उसको भी थैंक्स बोलना होगा। क्योंकि बेसिकली जो ये जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, जो आपका ब्रेड बन रहा है, जो आपकी वाइन बन रही है, वो इस चीज की वजह से बन रही है, और ये है जाइमेज एंजाइम। इसीलिए सोचिए 1907 का नोबेल प्राइज मिला एडवर्ड बुकनर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चूंकि जब हम एंजाइम पे बात कर ही रहे हैं स्टूडेंट, तो मैं आपको यहां हार्मोन के बारे में भी दो तीन चीजें सिखा दूं। कैसे दो तीन चीजें सिखा दूं? ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि पहला हार्मोन कौन, पहला एंजाइम कौन सा है, तो आप जाइमेज बोल देते हैं।
लेकिन कई बार आपसे पूछा जाता है कि पहला हार्मोन कौन सा है, तो फिर भी आप जाइमीज बोलते हैं। अरे भाई, थोड़ा अंतर है हार्मोन में और जाइमीज में, मतलब थोड़ा अंतर है एंजाइम में और हार्मोन में। जाइमीज एंजाइम है, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। जबकि जो हार्मोन होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं। मतलब एंजाइम बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, जबकि जो हार्मोन होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं पहला हार्मोन कौन सा है। याद रखेंगे पहला हार्मोन है सेक्रेटिन। लेकिन सेक्रेटिन के अंदर जब झांका गया तो पाया गया कि उसके अंदर 27 अमीनो एसिड हैं। इसका मतलब जिस चीज के अंदर अमीनो एसिड वो सब प्रोटीन होगी। तो सेक्रेटिन जो कि इस दुनिया का पहला हार्मोन है वो भी एक तरह की प्रोटीन है। इसी वजह से हम इसे पेप्टाइड हार्मोन कह रहे हैं। इंसुलिन पता होगा आपको, इसकी कमी से डायबिटीज मेलिटस रोग होता है। इसे गांव में मधुमेह कहते हैं। बेंटिंग और बेस्ट ने खोज की थी इंसुलिन हार्मोन की और डायबिटीज की। तो जो इंसुलिन हार्मोन है स्टूडेंट, वो खुद 51 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, 51 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। और जब 51 अमीनो एसिड से मिलकर बनेगा कौन, याद रखिएगा इंसुलिन, तो निश्चित रूप में इंसुलिन में बीच में पेप्टाइड बन तो लगेंगे 51 अमीनो एसिड के बीच में। इसी वजह से आजकल सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं वो इंसुलिन के लिए एक वर्डिंग यूज कर रहे हैं, और वो वर्डिंग है स्टूडेंट पेप्टाइड हार्मोन। कौन सी वर्डिंग है वो, पेप्टाइड हार्मोन। याद रहेगा। तो अब कोई अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे पहला हार्मोन कौन सा है, सेक्रेटिन। किसने खोज करी थी, स्टारलिंग ने खोज करी थी। एंजाइम जाइमेज जिसकी खोज करी थी किसने, एडवर्ड बुकनर ने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जो सेक्रेटिन हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है, मतलब उत्तेजित करता है पेंक्रियास को, ताकि वो अपना जो पेंक्रियाटिक जूस है, जैसे पूर्ण पाचक रस है, वो बहुत अच्छे तरीके से निकाले। मतलब सेक्रेटिन का काम किस अंग पर है, पेंक्रियास पर है, अग्नाशय पर है। और जो सेक्रेटिन है वही याद रखिएगा, वही जो है सेक्रेटिन, वो अग्नाशय को कहता है कि अग्नाशयी रस बढ़िया तरीके से प्रॉपर मात्रा में निकालो। और याद रखिए स्टूडेंट, अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं अग्नाशयी रस को। क्यों कहते हैं, आगे बताता हूं। तो सबसे पहले जो ये चैप्टर है अगर हम शुरू करते हैं, तो डाइजेशन चैप्टर यदि आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है, पाचन तंत्र में जो अंग यूज होते हैं आपको उनको पढ़ना होगा। और पाचन तंत्र में जो अंग है सिर्फ उतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको वो अंग कौन सा पाचक रस निकालता है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो कहने का सीधा सा मतलब हुआ स्टूडेंट, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं या ये जो चीज आप अब पढ़ने वाले हैं, आपका इसी में से काम आसान होने वाला है। इसी में से आपकी चीजें बहुत इजी होंगी। कैसे, ध्यान रखिएगा। जो भी भोजन आप करते हैं उसकी एंजाइम से क्रिया ये पाचन कहलाती है। मैं आपको शुरू से सिखा रहा हूँ। अब सवाल पैदा होता है, जो आपके फूड को तोड़ते हैं जटिल से सरल में, वो एंजाइम पाए कहाँ जाते हैं। तो जितने भी एंजाइम हैं स्टूडेंट, वो सब पाचक रसों में पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव जूस में पाए जाते हैं। अब ये डाइजेस्टिव जूस क्या कहलाता है, तो ध्यान से समझिए। जैसे ये लिखा है पाचन अंग, और ये लिखा है पाचक रस, ये लिखा है डाइजेस्टिव ऑर्गन, और ये लिखा है डाइजेस्टिव जूस। मतलब मुख एक पाचन अंग है। क्यों मुख पाचन अंग है, क्योंकि वो एक पाचक रस निकालता है जिसका नाम है लार। तो अब कभी अगर बोला जाए मुंह से लार निकलती है, तो लार दरअसल में एक पाचक रस है। और इसी पाचक रस लार में एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, आगे देखते हैं। इसी तरह से आमाशय स्रावित करता है जठर रस को, या आमाशय जठर रस स्रावित करता है, गैस्ट्रिक जूस निकालता है। और इसी गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो पाचक रस होते हैं उन्हीं में एंजाइम पाए जाते हैं।
तीसरी है लीवर। लीवर भी एक पाचक रस निकालता है जिसका नाम है पित्त रस। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट कि जो बाइल जूस है, जो पित्त रस है, जो बाइल जूस है, जो पित्त रस है, भले लीवर निकालता है लेकिन पित्त रस में एंजाइम नहीं पाए जाते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे सेक्रेटिन हार्मोन काम करता है, अग्नाशय। अग्नाशय भी एक रस निकालता है जिसको अग्नाशयी रस कहते हैं। और जो ये अग्नाशयी रस होता है इसी को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अब यदि आपको ये दो तीन चीजें क्लियर हुई कि पाचन अंग किसे कहते हैं और वो कौन सा रस निकालते हैं, वो समझ में आ गया आपको। अब यहां से स्टोरी शुरू होती है आपके सेशन की। मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा वो पाचन तंत्र का बेसिक था और अब यहां से डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कहानी होती है शुरू। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं स्टूडेंट। और वो चीज क्या है, देखिए कि जब भी आपके सामने खाने की थाली होती है और आप खाना खाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप भोजन को उठाते हैं, अपने मुंह के अंदर ले जाते हैं और मुंह के अंदर ले जाते नहीं छोड़ देते हैं और फिर दांत उस भोजन को जो बड़ा पीस है उसे छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब है भोजन का मुख में लिया जाना, दांतों द्वारा छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाना। जितने समय में दांत अपना काम कर रहे हैं उतने समय में ही लार ग्रंथियां भोजन का जो छोटा छोटा सेगमेंट हो रहा है उसमें लार मिला देती है। तो भोजन का मुख में लिया जाना इंजेशन कहलाता है। ये चीज, ये भोजन का मुख में लिया जाना इंजेशन कहलाता है। और इसमें मेरे को लगता है आई थिंक शायद एक आध मिनट लगता होगा, है ना। दूसरी चीज, पाचन प्रक्रिया में खुद एक स्टेप है पाचन। और पाचन प्रक्रिया का मतलब मैं शुरू से समझा रहा हूं, एक बार फिर आप मेरे मुंह से सुनिए। पाचन का मतलब होता है जो भोजन आप खा रहे हैं उसकी बहिस्त्रावी ग्रंथियां जो आपके शरीर में हैं वो जो स्त्राव निकालती हैं अर्थात एंजाइम, उससे क्रिया। जब जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है उसको छोटी आंत द्वारा अवशोषित किया जाता है स्टूडेंट। तो अवशोषण छोटी आंत का काम है। स्वांगीकरण सबसे इंपॉर्टेंट काम है जिसको आप बहुत आराम से मिस करते हो। स्वांगीकरण सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है जिस पे आप ध्यान नहीं देते हो। अरे भाई आप भोजन क्यों कर रहे हो? तो आप में से कुछ लोग बोलोगे सर एनर्जी के लिए, कुछ लोग बोलोगे सर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और कुछ लोग बोलोगे कि सर भोजन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी मसल्स डेवलप हों, हम मस्कुलर दिखें, बॉडी बिल्डर दिखें। भोजन जो आप कर रहे हो उसको शरीर उपयोग में जो लेता है उसी का नाम है स्वांगीकरण। पचे हुए भोजन का शरीर द्वारा उपयोग में लिया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। और सबसे लास्ट में है स्टूडेंट डिफेक्शन अर्थात मल त्याग। और डिफेक्शन या मल त्याग का मतलब है जो भी खाना आपने खाया है वो यदि एंजाइमों से ब्रेक नहीं हो पाया या एंजाइमों के साथ उसकी क्रिया नहीं हो पाई तो जो खाना आप मल के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं ना, वो ऐसा भोजन था जो एंजाइमों से टूट नहीं पाया, एंजाइमों से ब्रेक नहीं हो पाया, उसी को कहते हैं जो है डिफेक्शन प्रोसेस। तो अब आपको कभी भी अगर मान लो क्वेश्चन वो देगा स्टूडेंट, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो क्वेश्चन आपको देगा पाचन प्रक्रिया के स्टेप्स समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आपको देगा। और 4 ऑप्शन में से वो इन 3 को आगे पीछे करेगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, तो आप एक बार एकदम क्लियर कर लीजिए कि सबसे पहले जो खाना आप खाएंगे उसको मुंह के अंदर रखेंगे, दांतों से छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, उसमें लार मिलेगी, इसे कहते हैं अंतर्ग्रहण। फिर जो खाना आप खा रहे हैं उसकी एंजाइम से क्रिया, इसको कहते हैं डाइजेशन, दूसरा स्टेप है पाचन का। तीसरा स्टेप है कि जब एंजाइम जटिल भोज्य पदार्थों को सरल में तोड़ दिए होंगे तो उन्हीं सरल भोज्य पदार्थों का अवशोषण करेगी छोटी आंत, छोटी आंत अवशोषण करेगी।
और एसिमिलेशन का मतलब होता है जो भोजन आप खा रहे हैं उसको शरीर द्वारा उपयोग में लिया जाना। जैसे आप स्टार्च खाते हैं तो स्टार्च में से ग्लूकोज टूटता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू, माइटोकॉन्ड्रिया में वो जाता है और आपको एनर्जी मिलती है। जो आप प्रोटीन खाते हैं वो एमिनो एसिड के जरिए ब्रेक होता है। जो आप प्रोटीन खाते हैं वो टूटता है किसमें? एमिनो एसिड में। और जो एमिनो एसिड होता है वही आपके बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देते हैं। इसी तरह से जो आप फैट खाते हैं वो टूटता है, वो ब्रेक होता है किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और फिर वो आपको जो है वो क्या करता है? एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट के बाद, और मस्कुलर डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। और लास्ट में डिफेक्शन, ये बड़ी आंत का काम होता है मल का निष्कासन। याद रहेगा। तो ये पाचन प्रक्रिया जो है उसका बेसिक यहाँ होता है खत्म। आपने अक्सर करके देखा होगा स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट टॉपिक नहीं पढ़ाता। मेरी जगह यदि अभी कोई दूसरा टीचर आया होता तो डाइजेशन सिस्टम का चित्र बना के और डाइजेशन सिस्टम को वो खत्म करके और अभी बोल रहा होता तो लीजिए स्टूडेंट हम खत्म करते हैं हमारा पाचन तंत्र, मतलब टॉपिक के रूप में। लेकिन आपने देखा लगभग 40 to 50 मिनट हो चुके हैं, 1 घंटा होने को आ रहा है, मैं सिर्फ बेसिक क्लियर करा पाया। तो यदि आपका बेसिक क्लियर हो गया, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं स्टूडेंट, एक एलिमेंट्री कैनाल आती है जिसमें पाचन तंत्र के ज़्यादातर ऑर्गन आते हैं, और दूसरी आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड वही हैं जो एंजाइम सिक्रीट करती हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके आगे देखेंगे। मतलब कल मैं आपको पाचन तंत्र का पूरा डायग्राम बनाऊंगा, उसको मैं बताऊंगा, उसको मैं समझाऊंगा किस अंग से कौन सा एंजाइम निकलता है, उसका क्या रोल है, कौन से फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन करता है, ये सब मैं आपको कल समझाऊंगा। तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। ये सेशन हमने जो किया ये बेसिक था, उसमें हमने डाइजेशन के स्टेप्स को समझा, पाचन प्रक्रिया के चरण। फिर हमने ये देखा कि हमारे शरीर में एंजाइम जो है वो हमेशा आपको पाचक रसों में मिलेंगे। तो कौन कौन पाचक रस होते हैं मैंने ये समझाया आपको। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया कि कुछ हार्मोन भी प्रोटीन ही हैं। एंजाइमों का काम बताया, स्पेशली जाइमीज एंजाइम के बारे में मैंने आपको समझाया कि जाइमीज एंजाइम ने 2 इंडस्ट्रियां खड़ी करके दी हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के सेकेंड एरा का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। फिर मैंने आपको जाइमीज का काम सिखाया, एडवर्ड बुकनर के बारे में बताया, थोड़ा बहुत आपको प्रोटीन और एंजाइम के बारे में बताया, उनके कामों के बारे में बताया। कल मैं पढ़ाऊंगा डाइजेशन सिस्टम, तो इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करूंगा, अर्थात एंजाइमों का। और इस तरह से जो आपने पढ़ा था हम वहीं आके अपने सेगमेंट को तोड़ते हैं। जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तन पाचन कहलाता है। अगर आपने 10th में या 12th में ये डेफिनेशन लिखी होगी तो आपको कभी पूरे नंबर नहीं मिले होंगे, क्योंकि आपने मेन चीज़ मिस कर दी कि ये जो ब्रेकडाउन होता है इसमें वाटर की अवेलेबिलिटी इनके साथ और इसकी क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तन एंजाइमों और जल द्वारा पाचन कहलाता है। अब मिले होंगे आपको कंप्लीट मार्क्स यदि आपने एंजाइम का जिक्र किया होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद की चीज़ें देखेंगे हम कल। बने रहिए ब्रह्मी के साथ। और इसी तरह के सिलेक्टिव कंटेंट के लिए यदि आपको लगता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है पहले बेसिक में होनी चाहिए, फिर स्टैंडर्ड की तरफ मूव करना चाहिए, आराम से होनी चाहिए, क्योंकि दिसंबर में एग्जामिनेशन है तो हम एक एक एस्पेक्ट कवर करते चल रहे हैं, एक एक डायमेंशन के साथ चल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर शो हो रहा होगा, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, आप आराम से बात कर सकते हैं। मिलते हैं कल। थैंक यू।